हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज से हम लोग जो है सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। और सीटेट जो है जुलाई 2025 यानी आपका जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम आपको जुलाई में देखने को मिलेगा और नोटिफिकेशन आपको फरवरी माह में देखने को मिल जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन जो है हम लोगों ने आज से स्टार्ट कर दी है। ये क्लास डेली आपको 3 बजे मिलेगी, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करेंगे। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे आपकी जो है हिंदी लैंग्वेज हो, या आपने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखा है, या फिर आपने संस्कृत ले रखा है, सबकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पेपर 2 की क्लासेस आपको 5 बजे मिलेंगी। वहाँ पर हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज थ्योरी भी होंगी, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। तो ये डेली क्लास आपको 3 बजे मिलेगी। प्ले लिस्ट इसकी बना दी जाएगी और उसमें आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिलती रहेंगी। तो डेली 3 बजे आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो। वहाँ पर जो है हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो है सीटेट की तैयारी जितने भी अभ्यर्थी स्टार्ट कर चुके हैं, अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करिएगा। और जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सभी ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि जो जो सीटेट आपका नेक्स्ट आने वाला है, उसकी तैयारी जब आप अभी से आज से स्टार्ट करोगे, तभी जाके एक बेहतर स्कोर बनेगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार जो है 1 नंबर से भी रह गए हैं, यानी कि उनका रिजल्ट, उनका जो ऑफिशियल आंसर की आया, उसमें तो 90 नंबर थे। लेकिन क्या हुआ, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें उनके 89 हो गए, जो कि काफ़ी समस्या की बात है एक। तो इसी वजह से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जिनका भी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो नेक्स्ट सीटेट आपका अभी दिसंबर में हुआ था, तो आप लोग एनालिसिस करिए कि एटलीस्ट गलती कहाँ पर हुई है। और उसके बाद जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं कि सीटेट पहले से आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टफ बनता जा रहा है डे बाई डे। तो इससे बेटर है कि हम लोग पहले से तैयारी स्टार्ट करें और एक बेहतर तैयारी करें, जिससे सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए फिर आज की क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं, और डेली अब आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें बताया ये गया है कि हम लोग आज पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिससे थोड़ा सा जो है डिस्कस करने में भी आपको अच्छा लगेगा। और एक बात ये है कि आपको समझ में आएगा, जो नए अभ्यर्थी होंगे, यानी जो फर्स्ट टाइम सीटेट का पेपर देने वाले होंगे, उनको थोड़ा समझ में आएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज कैसी है। उसके बाद हम लोग कंटेंट पे चलेंगे, ठीक है। तो आज का पहला है क्वेश्चन, जिसमें पूछा ये गया है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, यानी कि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं, अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो लर्निंग होती है, ठीक है, यानी लर्निंग में बच्चे अपने आप को सक्रिय और व्यस्त महसूस करते हैं। कब ऐसी एक्टिविटी क्लासरूम में होती है जो बच्चे अपने आप को सक्रिय महसूस करते हैं, इन्वॉल्व महसूस करते हैं? तो पहला है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है, यानी बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो क्लासरूम में, तो क्या वो इन्वॉल्व महसूस करेगा? वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। क्योंकि जब बच्चा, आपने देखा होगा क्लासरूम हो या कहीं पर भी, अगर उसको उस बारे में नॉलेज है और अगर आप उसको इंक्लूड कर रहे हो, तो बच्चा और इंटरेस्ट लेगा, उसको मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन अगर उसके नॉलेज को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, बच्चा उस बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। और साथ ही बच्चे के कल्चर को भी आप इंक्लूड करोगे, ध्यान रखोगे, तो बच्चा और इन्वॉल्व होगा। उसके कल्चर से रिलेटेड जितनी भी बातें आप करोगे, तो उसको मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित हों, या फिर अधिगम का बल जो है दोहराव और रटने पर हो, यानी जो लर्निंग होती है, आप सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि बच्चा जो है रोट मेमोराइजेशन, तो रोट मेमोराइजेशन जो है ये बेहतर आपकी नहीं मानी जाती है। ना तो इसको एनसीएफ जो है अप्रिशिएट करता है, ना ही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये आपका नहीं होगा। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, तो ये भी आपका नहीं होगा। क्योंकि बच्चे किस बैकग्राउंड से हैं, उनका क्या कल्चर है, उनकी कैसी लैंग्वेज है, सब कुछ आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको अपनत्व की भावना नहीं आएगी, वो क्लासरूम में जो है इन्वॉल्व जो है नहीं हो पाएगा। तो अगर बच्चे को हमको इन्वॉल्व करना है, तो उसका प्रीवियस नॉलेज भी इंक्लूड करोगे,
साथ ही उसकी जो लैंग्वेज है उसको भी इंक्लूड करोगे और उसका जो कल्चर है वो जिस भी बैकग्राउंड का है उसको आप वैसे ही इंक्लूड करोगे, ठीक है? तो बच्चा तभी जाके सक्रिय होगा और साथ ही जो है इन्वॉल्व भी महसूस करेगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा। सेकंड है, इसमें लिखा है कि गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित हों, यानी बच्चे की एक्टिविटी जो क्लासरूम में जो एक्टिविटी हो रही है वो बच्चे के संदर्भ से संबंधित हो। बच्चा जिस बैकग्राउंड से है उसका उस कल्चर जो है उस क्लासरूम में एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व हो, तभी जाके बच्चा इंटरेस्ट ले पाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड ऑप्शन मच बेटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आदर्शन और रीजन का, जिसमें जो है कहा गया है कि आदर्शन में कहा गया है शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। यानी कि जो क्लासरूम है, क्लासरूम में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक रूप से सहारा दो, यानी कि जो बच्चा इमोशनली उसको जो है स्ट्रॉन्ग करो कि यस आपसे हो सकता है, आप कर सकते हो, कल आपने इतना अच्छा किया था आज उससे भी बेहतर कर सकते हो। तो बच्चा इमोशनली जब आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे, आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो और बेहतर करेगा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं, यानी कि जो संज्ञान है, इमोशन है और कॉग्निशन है, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने खुद पे अभी कभी अप्लाई करिए कि आप जब कभी इमोशनली बहुत अच्छे से फिट ना हो, जैसे कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो, ठीक है, या फिर आप जो है आपको कोई पेन हो रहा हो, तो उस दिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप हो सकता है किसी पर चिल्ला दो, किसी से अच्छे से बात ना करो, और कभी कभी ऐसा होता है कि सर दर्द है या फिर बॉडी में कोई भी पेन है, उस दिन आपके इमोशन भी काम नहीं कर रहे होते हैं। आप किसी पर गुस्सा कर दोगे, बेवजह चिल्ला दोगे, ठीक है। तो यानी जो संज्ञान है और संवेग है, यानी जो इमोशन है और कॉग्निशन है, ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को जो है एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं और एक दूसरे पर अपना प्रभाव भी डाल रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंटली भी जो है डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारे इमोशन भी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमको कोई पेन हो रही है या सर दर्द है, तो शायद हम लोगों से अच्छे से इन्वॉल्व ना हो पाए, अपने इमोशन पे काबू ना रखें और हम किसी पर चिल्ला दें। तो संज्ञान और जो संवेग है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी जुजोंग के अनुसार अगर पूछ लेता है, जुजोंग के अनुसार अगर पूछता है आपसे, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, इनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। ये भी ध्यान रखना, ये अच्छे से चेक करना कि जुजोंग के अकॉर्डिंग तो नहीं पूछा है, क्योंकि अगर जुजोंग के अकॉर्डिंग पूछा तो जुजोंग का कहना ये है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी इमोशन और कॉग्निशन का संबंध एक दूसरे से नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर जुजोंग नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा आप यही जो है टिक करेंगे कि जो इमोशन है और जो कॉग्निशन है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है। आप खुद पर अप्लाई करके इसको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन और रीजन दोनों सही दिए गए हैं। राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर सेकंड होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन आपका मच बेटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें पूछा है कि यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से पूछा गया है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता यानी कठिनाइयों वाले बच्चों में, यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिनमें पाई जाती है, अच्छे से वो उनकी लर्निंग नहीं हो पा रही होती, उनको कठिनाइयाँ होती हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनमें कौन सी विशेषता पाई जाएगी? क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत जो है कम बुद्धि लब्धि होती है, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में जो है उनको परेशानी होती है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं उनको नज़र उनकी कमज़ोर है तो इसलिए वो पढ़ने में उनको परेशानी हो रही है, इसलिए वो नहीं पढ़ पा रहे। तो इसके लिए जो है वो चश्मा भी टेस्ट करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में जो है समस्या होती है, यानी वो अपनी जो है इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी कोई रीज़न नहीं हुआ। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम हो जाता है उनको, यानी कि उनको जो है ए जो है, यानी कि जो बी है वो डी दिखेगा, 6 जो है उनको 9 दिखेगा। तो जब वो दिखेगा उनको गलत,
तो वो पढ़ेंगे गलत, और पढ़ेंगे गलत तो वो लिखेंगे गलत। यानी उनको समझने में समस्या हो रही होती है, वो अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रमित होते हैं, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि वो बी को डी पढ़ रहे होते हैं, 9 को जो है वो 6 पढ़ लेंगे, 6 को उनको 9 समझ में आएगा। तो इस वजह से उनको जो जो है समझने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो वो लिखेंगे भी गलत, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हुई है और उसमें ये कहा गया है कि शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है, पहले इसको हम लोग समझते हैं 1 मिनट के लिए। तो जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, यानी प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, उसमें देखिए बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होंगे, और दोनों एक्टिव होने के साथ साथ ये नहीं कि टीचर ही एक्टिव है और बच्चा कुछ नहीं कर रहा, या फिर बच्चा एक्टिव है टीचर कुछ नहीं कर रहा, नहीं, दोनों एक्टिव होंगे। और टीचर एंड बच्चा दोनों एक्टिव होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होंगे, दोनों साथ में जो है लर्निंग को प्रोग्रेस कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में कहा गया कि शिक्षक बच्चों को उनके हाल पर स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं कि आप जैसे मन है वैसे इसको कंप्लीट करो, तो ये सही नहीं है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, तो ये भी कहना जो है सही नहीं होगा कि शिक्षक जो है ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होंगे, क्योंकि हम स्कूल जाने से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने इन्वायरमेंट से, अपनी फैमिली से एक्वायर कर चुके होते हैं। तो ये भी कहना जो है 100% सही नहीं होगा कि प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि प्रथम एजेंसी तो फैमिली होती है। अगला है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, या फिर शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। तो ये भी कहना सही नहीं होगा कि जो सिलेबस है सेम वैसे ही जो है लागू करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है, तो ये तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, रोट मेमोराइजेशन। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3rd होगा कि शिक्षक एक सुविधादाता होता है, ठीक है? यानी कि जहाँ पर बच्चे को दिक्कत हुई है, टीचर बच्चे की हेल्प करेगा, और जहाँ पर बच्चा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो रहा है या फिर इमोशनली तौर पर जो है उसको समझ में, वो अपने आप को वीक महसूस कर रहा है, तो वहाँ पर टीचर उसकी हेल्प करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा कि आप कर सकते हो, आपसे बेहतर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक सुविधादाता के रूप में होता है, जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत हो रही है, टीचर वहाँ पर बच्चे की मदद कर रहा है। राइट आंसर 3rd ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है जो है प्रतिभाशील बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन, उनके बारे में यहाँ पर जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये जो है इसमें बताना है गिफ्टेड बच्चों के बारे में। तो प्रतिभाशाली छात्र जो है अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत जो है, यानी उन्नत गति से सीखते हैं। यानी कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, वो अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी प्रोग्रेस, यानी काफ़ी जल्दी वो सीख रहे होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि गिफ्टेड बच्चे जो होंगे वो फर्स्ट बार में ही समझ जाएंगे, उनको बहुत नए नए चैलेंजिंग जो टास्क होते हैं उनको करने में बड़ा मजा आएगा, वो हर एक चीज़ नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, उनको लर्निंग में जो है इंटरेस्ट आएगा, वो हर एक चीज़ को बड़े इंटरेस्ट वे में करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी निगेटिव में भी पूछता है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि वो मुक्त होते हैं, यानी उनको जोखिम भी पता है बट उनको अच्छा लगता है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से जो है शैक्षणिक, सामाजिक व और जो है भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि वो हर एक फील्ड में गिफ्टेड होते हैं, हर एक फील्ड में नहीं, बट हाँ किसी एक क्षेत्र में वो बेहतर कर रहे होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरीके से समायोजित करते हैं, तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन बेस्ट होगा, क्योंकि यही ऑप्शन सबसे जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6,
अगला पूछा गया है क्वेश्चन जो है जीन पियाजे से, और जीन पियाजे हो गया आपका, वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गए, जो है हार्वर्ड गार्डनर हो गए। इन सभी से क्वेश्चन हमेशा जो है सीटेट में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका सीडीपी हो। सीडीपी में तो कंपलसरी है, बाकी हिंदी पेडागोजी में भी आता है। तो जीन पियाजे से जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? यानी जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेज इन्होंने दी हुई है, जिसमें से सेकंड स्टेज कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली है इनकी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन्होंने सेकंड स्टेज की बात की है। और फर्स्ट स्टेज जो है उसकी उम्र है 0 से 2 वर्ष। कॉन्क्रीट यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज इन्होंने बताई है 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये एज भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है। हम लोग थ्योरी में बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखिए। तो इसमें जो है पूछा गया है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो है विशेषता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक जो है प्ले एंड जो है एनिमल्स, यानी कि जो है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, या फिर वर्गीकरण और क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस में लगाना शुरू कर देता है बच्चा, या फिर संरक्षण और जो है अमूर्त चिंतन होगा, या फिर नकल और प्रतिवर्तिता। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो वो सिंबल के थ्रू, यानी कि जो है जो सिंबल हैं उनके थ्रू वो सीखना स्टार्ट कर देता है, उसको जो है समझ में आने लगता है। और साथ ही उसको उसके पास जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं उसको लगता है कि इसमें जीव है, इसमें जान है। जैसे छोटा बच्चा है 2 से 7 वर्ष का, अगर वो किसी भी चीज़ से खेल रहा है और अगर उसको चोट लग जाती है और अगर आप उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं तो उसको ये फील होगा कि यस इसको भी चोट लगी और वो खुश हो जाता है। तो ये जो है कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को लग रहा है कि सूरज में भी जान है, क्योंकि वो हमको रोशनी दे रहा है। तो कौन सी स्टेज की विशेषता है? तो आपका यही प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है, जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, उसको ये लगता है मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनको भी मेरी तरह ही उनमें भी जान है और उनको भी दर्द होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो है राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा जो है सिंबल के थ्रू सीखना स्टार्ट कर देता है। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी जो आलोचनात्मक क्वेश्चन होते हैं इसका पूछने का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पर बताना है। यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मेन पर्पज क्या है? तो पहला है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो याद करना जो ये आपका पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्रिटिकल जो है क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं आलोचनात्मक, कि बच्चे की जो तर्क क्षमता है वो बेहतर हो, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो और एक बेहतर हो। ठीक है, छात्रों को प्रतीकात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। तो प्रतीकात्मक ज्ञान जो है को विकसित करने में सक्षम बनाए, ये आपका नहीं होगा। छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, या फिर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल सही है कि जो आलोचनात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मेन पर्पज ये होता है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कौशल है, स्किल है, वो डेवलप हो, कि बच्चा हर एक सिचुएशन को डील कर पाए, हर एक सिचुएशन को अच्छे से समझ पाए। यानी क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा बच्चा जो है उसमें तर्क करने की जो क्षमता है वो बेहतर हो रही होती है। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए पेडागोजी में आपको लगेगा कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो, सेकंड ऑप्शन भी सही, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसमें से भी बेहतर आपको चूज करना होगा जो आपको 1 नंबर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है उसी के साथ आप जाना, वही आपको 1 नंबर देगा। ये सीटेड में नॉर्मल है। कभी कभी बहुत ऐसी सिचुएशन होती है कि बिल्कुल आपको लगेगा कि फर्स्ट भी सही हो सेकंड भी सही, लेकिन नहीं, उसमें से भी आपको बेहतर चूज करना होता है। अगला है क्वेश्चन 8, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश डैश का निर्धारण है, यानी कि जो हेरिडिटी है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो यहाँ पर पहला है सेक्स है, जेंडर है, शैक्षणिक सफलता है, या फिर सीखने की शैली है। तो जो हेरिडिटी है ये हमारी किसके द्वारा निर्धारित होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का
राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर आपका जो है सेकंड होगा, यानी कि सेक्स, यानी कि जो हमारी हेरिडिटी है, जो आनुवांशिकता है वो हमारी किस पर जो है डिपेंड करती है, किससे निर्धारित होती है, वो जो है आपका सेक्स है, यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जेंडर जो होता है ये समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि लड़के ये कपड़े पहनेंगे, जो है लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, ये सब जो है समाज ने निर्धारित किया। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो है बच्चों की लंबाई और वजन में, यानी वजन में वृद्धि जो है किसका उदाहरण है, यानी ग्रोथ और हाइट। तो ये किसका उदाहरण है? पहला है संज्ञानात्मक परिवर्तन का, या फिर मात्रात्मक परिवर्तन का, या फिर गुणात्मक, या फिर भावात्मक यानी इमोशनल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड हो जाएगा, यानी मात्रात्मक। क्योंकि जो लंबाई है इसको आप मेजर कर सकते हो, जो आपका वेट है इसको भी आप मेजर कर सकते हो। भाई पहले से आज आपका वेट 1 किलो बढ़ा है तो इसको आप जो है मेजर कर सकते हो। आपकी हाइट पहले से 1 इंच अब बढ़ी हुई है तो इसको आप मेजर कर सकते हो। तो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा क्वांटिटी जो है चेंज हो जाएगा, यानी मात्रात्मक जो है परिवर्तन होगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ। ये जब मैंने खुद पेपर अटेंड जब दिया था उस बार भी ये पूछा गया था और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, क्योंकि जो आसपास के जो अभ्यर्थी थे वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम भी ये पूछा गया था और उसके बाद ये कई बार रिपीट हुआ है। अभी नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट बार पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोस्की के अनुसार ये कहा गया है कि अपने बच्चे स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया प्राइवेट स्पीच से रिलेटेड है, और इसी को वाइगो जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, यानी अहम केंद्रित है बच्चा। तो खुद को जो है पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, या फिर अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, या फिर वाक यानी जो है आम वाक के प्रयोग द्वारा, यानी कि इनर स्पीच द्वारा, या फिर जो है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जब खुद से बात करता है, ठीक है, कि जब वो खुद से बात कर रहा है कि अच्छा इसका ये नहीं, ये पार्ट सही हो, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं या फिर आप बड़े भी हो, कभी कभी पेपर जब अटेंड करो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो खुद से जो है बातें हो रही होती कि अच्छा इसका पार्ट ऐसे नहीं ऐसे जुड़ेगा, अच्छा इसका ऑप्शन ये नहीं ये सही होगा, मैम ने ये बोला हुआ था, सर ने ये कहा था। तो ये क्या है, आप जो खुद से बातें कर रहे हो, धीरे धीरे खुद से ही बातें कर रहे हो, आप खुद ही सुन रहे हो, इसको कहते हैं जो है प्राइवेट स्पीच। लेकिन यहाँ पर इनर स्पीच मतलब बताया गया है। तो अहम वाक्य के प्रयोग द्वारा, यानी इसमें आप क्या कर रहे हो, खुद के व्यवहार को आप नियंत्रित कर रहे होते हो, विनियमित कर रहे हो, एक रास्ता दे रहे होते हो, एक डायरेक्शन दे रहे होते हो। तो ये जो है इसको वाइगोस्की ने बहुत एक अच्छा स्पीच माना और इसको जो है इन्होंने अप्रिशिएट भी किया हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है पहला है विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो आप इमोशनली भी फिट हो रहे होते हो, जो है आप इमोशनली भी आपका जो है ग्रो हो रहा होता है, आप फिजिकली भी जो है मतलब आपका फिजिकली भी ग्रो हो रहा होता है, आप सोशली भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे होते हो। तो जो विकास के पक्ष हैं ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब आप इमोशनली जो है फिट हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, आप मेच्योरिटी आ रही है, तो आप सोशली भी इन्वॉल्व हो रहे हो, आप मेंटली भी ग्रो कर रहे हो। तो सारे पक्ष एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। ये कहना गलत होगा कि जो है जो डेवलपमेंट के पार्ट है दोनों ये जो है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये कहना गलत होगा। क्योंकि हम जो है जो डेवलपमेंट है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, विभिन्न पक्ष एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं, यानी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये भी कहना गलत होगा। लेकिन अगर यहीं पर जीन पियाजे दिया होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि जीन पियाजे ने ये अपनी थ्योरी में एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस एक प्रक्रिया है। रीज़न ये रहा कि इन्होंने जो है डेवलपमेंट
स्टेजों में डिवाइड किया। इनका मानना था कि बच्चा जब इस स्टेज पे जाएगा तो उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा, जब वो इस स्टेज पे पहुंचेगा तो उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा, जब वो स्टेज पे जाएगा उसका इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, और इस स्टेज पर जब पहुंचेगा तो उसका इतना ग्रो हो चुका होगा। तो इसीलिए जो है जीन पियाजे ने ये कहा कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया नहीं है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो है एक माइंडसेट बन जाता है हम लोगों का कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है, आज हम अगर 20 साल के हैं, तो अगर हम चाहें कि कल को हम 10 साल के बन जाए तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रिवर्स नहीं हो सकता है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है, हम लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, यानी डेवलपमेंट वूम टू टूम जाता है। तो ये जो है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अगर पूछता है तो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हमेशा कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। अगला है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं है, या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। 11 का जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, वर्तुलाकार में होता है, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होता चला जाता है, ये तो नहीं सीधे होता चला जाता है। आप जो कुछ भी सीख रहे होते हो वो आपका प्रीवियस नॉलेज भी उसमें इन्वॉल्व होता है। कुछ जो है पीछे आपने बहुत सारी गलतियां की होगी, उन गलतियों से आपने कुछ सीखा होगा कि यस आगे अब ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट जो है वर्तुलाकार में होता रहता है। हम पिछला अनुभव जो भी कुछ लिए हैं उससे हम नया अनुभव सीख रहे, नया नॉलेज ले रहे होते हैं। तो हम इन्वॉल्व करके प्रीवियस नॉलेज और जो है प्रेजेंट का नॉलेज या फ्यूचर का नॉलेज, उसको हम इन्वॉल्व करके ही सीख रहे होते हैं। तो डेवलपमेंट हमारा वर्तुलाकार में होता चला जाता है। हम कुछ गलतियां करते हैं, उससे कुछ अनुभव लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ गलतियां होती हैं, उससे अनुभव लेते हैं। ऐसे ही जो है डेवलपमेंट होता चला जाता है, ठीक है। तो ये रेखीय नहीं है, बल्कि क्या है, वर्तुलाकार में है। और ये वर्तुलाकार में क्यों है ये भी समझते हैं। अब डेली तो नहीं कि आप जो है कुछ ना कुछ सीखते ही जाओगे। हो सकता है कभी आपने पढ़ाई 2 घंटे कर ली हो, कभी आपने 3 घंटे की हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने पढ़ाई ही ना कर पाए हो। तो ये क्या है, कभी ज़्यादा आपने कुछ ज़्यादा सीखा, कभी आपने कम सीखा हो, कभी हो सकता है आपने कुछ ना सीखा हो। तो ये वर्तुलाकार में होगा, एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, जिसमें पूछा गया है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, वो कौन सा होगा। बात यहाँ पर हुई है तैरने और डूबने की अवधारणा आपको बतानी है बच्चे को, तो उसके लिए जो है पढ़ाना है बच्चों को आपको। तो संरचनावाद में जो है दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के द्वारा कौन सा शैक्षणिक जो है दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। निर्देशित जो है खोज होगा, या वीडियो आप दिखा दोगे, या फिर व्याख्यान कर दोगे यानी लेक्चर दे दोगे, या फिर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना। यहाँ पर जो राइट आंसर है जो सीटेट ने वेरीफाई किया वो डिस्कवरी, यानी जो है यहाँ पर निर्देशित खोज है, यानी गाइडेंस डिस्कवरी, कि आप बच्चों को निर्देश दोगे, आप उनको हेल्प करोगे कि वो खोज करें, ठीक है। तो निर्देशित खोज जो होता है इसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है, उसको इंटरेस्ट आ रहा होता है, वो हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से करने की कोशिश कर रहा होता है, और जो वो डिस्कवरी करेगा, जब खोज करेगा तो वो इन्वॉल्व होगा, उसके सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे, बच्चा एक्टिव होगा, और जहाँ पर बच्चा एक्टिव है उसके सारे सेंस इन्वॉल्व हैं, वहाँ लर्निंग बेहतर होगी और हमेशा के लिए जो है बच्चे के दिमाग में भी फीड रहेगी। राइट आंसर जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा। व्याख्याना जो है लेक्चर जो मेथड है ये आपका नहीं अच्छा होता है, क्योंकि इसमें टीचर तो एक्टिव रहता है बट बच्चा एक्टिव नहीं रहता। हो सकता है टीचर जो है लेक्चर दे के चला जाए और बच्चा जो है कुछ भी ना समझ पाए, या फिर हो सकता है वो सोता ही रहे। तो जो लेक्चर मेथड है ये जो है बेहतर नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें टीचर तो एक्टिव रहता है बट बच्चा एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 13, जिसमें पूछा गया है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। तो इसमें जेंडर प्रारूप है, जेंडर भेदभाव है, या फिर जेंडर रूढ़िबद्धता है, या फिर जेंडर पहचान है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सेकंड, जेंडर रूढ़िबद्धता है। क्योंकि जो समाज में बने आ रही धारणाएं हैं ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप को ही दर्शाती हैं। कि समाज में जो धारणाएं बनी हैं कि लड़के यही कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, लड़कियां लेट नाइट घर नहीं आ सकती, ये कहीं बुक में तो नहीं लिखा कि लड़कियां जो है यही कपड़े पहनेंगी, लड़के जो है ये कपड़े पहनेंगे।
ये कहीं बुक में तो नहीं लिखा कि जो है लड़कियां लेट नाइट घर नहीं आ सकती, लड़कियां बाहर जॉब नहीं कर सकती, लड़के घर का खाना नहीं बना सकते। तो ये क्या है, एक समाज ने निर्धारित किया। आज की डेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी लड़कियां जॉब कर रही हैं, काफ़ी जो है प्रोग्रेस हुआ है। बट कहीं न कहीं आज भी, कहीं न कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जेंडर स्टेरियोटाइप आज भी दर्शाया जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप है, जो समाज में चली आ रही धारणाएँ हैं सदियों से कि ऐसा ही होता आया है। तो यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, इम्पोर्टेंट है, हमेशा जो है सीटेट में पूछा ही जाता है। अगला है, इंक्लूसिव क्लासरूम से पूछा गया है क्वेश्चन कि इंक्लूसिव क्लासरूम यानी एक जो है समावेशी कक्षा में। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षक जो है शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा जो है शास्त्र अपनाया जाता है। या फिर सभी विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। तो देखिए, सभी बच्चे सामान्य पाठ्यचर्या का पालन करते हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन नहीं करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। इसमें क्या होता है, बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, बच्चा जो होता है वो सेंटर में रहता है। बच्चे के द्वारा सारी एक्टिविटी प्लान की जाती है। बच्चे को अगर देखने में प्रॉब्लम है तो उसको आगे बैठाला जाएगा, बच्चे को सुनने में समस्या है लाउड बोला जाएगा, बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है तो क्लास जो है ग्राउंड फ्लोर पे लगा दी जाएगी। यानी बच्चा जो है सेंटर में रहेगा। क्लासरूम की यानी स्कूल की जो एक्टिविटियां होती हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाएंगी। अगर लर्निंग नहीं हो रही है तो एक्टिविटी में चेंज किया जाएगा, ना कि बच्चे में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। अगला है, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर जो है काम करते हैं, तो ये भी कहना गलत होगा। नहीं, विशेष बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, यानी किसी भी प्रकार की उनको डिसेबिलिटी है, तो ये हमेशा अपने करिकुलम को जो है काम करते हैं, तो ये कहना गलत होगा। सभी बच्चे सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं, तो ये कहना सही होगा या फिर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन ही है कि सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक जो है पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। यानी कि जो एक्टिविटियां क्लासरूम में हो रही हैं उसमें बच्चा इन्वॉल्व है और हर बच्चा एक दूसरे की हेल्प करके जो है सीख रहा है, मदद कर रहा है। बच्चे के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग क्लासरूम में करवाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है, तो ये कहना आज की डेट में बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि बच्चों को आप बेचारा नहीं कहेंगे कि तुम बेचारे हो, तुमको चलना नहीं आता, तुमको देखना नहीं आता, ऐसा आप नहीं करेंगे। उनको आप जैसे भी हैं बच्चे, आप उनको इंक्लूड करोगे, सिंपैथी नहीं दिखाओगे, एम्पैथी होनी चाहिए। राइट आंसर जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो है वाइगोस्की से पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। पहला है, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वो जो है व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि उनको जो है ऐसा काम आप प्रदान कर रहे हो जो व्यक्तिगत रूप से जो है और व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। अगला है, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो। यानी कि जो जिस लेवल का बच्चा है, मान के चलिए क्लास 1 का बच्चा है, तो आप क्लास 5th का तो होमवर्क उसको नहीं दे दोगे ना, क्लास 5th का उसको पढ़ाने लगोगे। यानी जिस लेवल का बच्चा है, जैसे उसकी एक समझ है, आप उसी लेवल को बच्चे से, यानी उसी लेवल पे बच्चे को आप उसकी लर्निंग कराओगे, उसी हिसाब से उसका वर्क दोगे आप। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा प्रेजेंट स्तर पर क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, कितना बच्चा एक्टिव है, क्या मतलब कितनी उसकी समझ है, और समझ होने के साथ साथ आप उसका मार्गदर्शन भी करोगे, यानी आप उसको इसके फोल्डिंग दोगे, आप उसकी हेल्प करोगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने जो है सहयोगात्मक लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। यानी जो है ग्रुप लर्निंग हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इनका कहना ये है कि जो बच्चा ग्रुप में सीखेगा, समूह में सीखेगा, उसकी लर्निंग बेहतर होगी, साथ ही मदद करके सीखेगा
तो भी लर्निंग उसकी बेहतर ही होगी। राइट आंसर जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग 15 से यानी 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस किए गए। कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी लगी। डिस्कस करने का जो तरीका है इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्या है आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है डाउट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी डेली क्लासेस आपको 3 बजे मिलेंगी, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। 5 बजे आपको क्लास मिलेगी, उसमें हम लोग NCERT 6, 7, 8 की डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा यानी पेपर 2 का जो सोशल साइंस का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। तो हम लोग जो है उसकी भी क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। तो डेली 3 बजे ज्वाइन करें और 5 बजे बाकी टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। अगर आप पेपर चाहोगे तो पेपर भी मैं वहाँ पर शेयर करती रहूँगी, जिससे आप जो है खुद से भी प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा, और इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। कल हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। आज पहली क्लास थी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग कंटेंट यानी क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद कंटेंट पे चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कस करने का मेन पर्पज़ यही था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पेपर को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट उनको एक थोड़ा सा पता चले कि सीटेट का पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसी लैंग्वेज आती है। तो इस वजह से जो है पहली क्लासेस रही हैं क्वेश्चन की, उसके बाद हम लोग कंटेंट डिस्कस करने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब अपनी राय दोगे उसी हिसाब से मैं अपनी जो पढ़ाने का तरीका है या डिस्कस करने का जो भी तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट चेंज करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।